हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश जी का उपन्यास पहली क्रांति पार्ट 3। उसका नाम भी जेम्स बॉन्ड था। फर्श पर गिरते ही वह 2-3 करवटें ले गया। विकास खाली फर्श से टकराया, किंतु अगले ही पल दोनों एक साथ उछलकर खड़े हो गए। दोनों निहत्थे थे, आंखों में एक दूसरे को तोला। बॉन्ड को लगा यह लड़का भारी पड़ेगा। विकास को लगा बहुत दिन बाद मर्द मिला है। दोनों एक साथ झपटे और फिर जैसे दो खूनी भेड़िए भिड़ गए। जेम्स बॉन्ड द्वारा चलाया गया पहला घूसा विकास की कनपट्टी पर पड़ा। विकास को लगा जैसे उसकी कनपट्टी फट जाएगी, लेकिन इधर विकास का घुटना बॉन्ड की टांगों के बीच के जोड़ पर पड़ा। बॉन्ड दर्द के मारे बिलबिला उठा। लड़के ने नाजुक जगह चोट की थी। पीड़ा के अधीन होकर बॉन्ड थोड़ा झुका और तभी विकास का एक धुरंधर बॉन्ड की गुद्दी पर पड़ा। बॉन्ड का मुंह फर्श से टकराया, लेकिन उसी क्षण बॉन्ड ने नीचे से विकास की टांगें पकड़कर जोरदार झटका दिया। लाख प्रयास के पश्चात भी विकास स्वयं को संभाल न सका और धड़ाम से फर्श पर चारों खाने चित गिरा। बॉन्ड का घूसा तेजी के साथ विकास के जबड़े की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी आश्चर्यचकित कर देने वाले ढंग से एक काली पतलून वाली टांग ने बॉन्ड का घूसा रोक दिया। बॉन्ड चौंक कर पलटा। तभी काली पतलून वाले की बूट की ठोकर फड़ाक से उसके चेहरे पर पड़ी। ठोकर इतनी शक्तिशाली थी कि बॉन्ड के कंठ से चीख निकल गई और वह दूसरी ओर उलट गया। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि इस रहस्यमय इंसान ने एक और ठोकर बॉन्ड की पसलियों पर रसीद कर दी। बॉन्ड 2-3 करवटों के साथ फर्श पर लुढ़कता चला गया। उसके बाद एकदम उछलकर खड़ा हो गया। इस बीच विकास भी खड़ा हो चुका था। उन दोनों की दृष्टि उस रहस्यमय इंसान पर टिकी हुई थी। उसका सारा जिस्म काले लिबास में ढका हुआ था। चेहरे पर एक काली नकाब थी। दाएं हाथ में रिवॉल्वर और सिर पर गोल केप थी। वह गुर्राकर बोला, तुम इस छोटे बच्चे को पीटते हुए अच्छे नहीं लगते। वह अपनी लाल आंखों से बॉन्ड को घूर रहा था। विकास चमक रहा था। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि यह रहस्यमय इंसान आखिर कौन है। यहाँ अनजाने द्वीप पर उसका मददगार कौन हो सकता है। बॉन्ड उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता ही रह गया, जबकि विकास ने प्रश्न भी कर दिया, कौन हो तुम? बको मत लड़के, गुर्रा उठा वह। मैं बॉन्ड नहीं हूँ जिसके तुम सिर पर चढ़ बैठो। यहाँ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने नहीं आया हूँ, और अगर मुझे यह बताना होता कि मैं कौन हूँ तो कभी यह नकाब अपने चेहरे पर नहीं डालता। यहाँ मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। मेरी सहायता? विकास के मुख से अनायास ही निकला, लेकिन जबान को लगाम दो लड़के, वरना खींचकर हाथ में थमा दूंगा। वह खतरनाक स्वर में गुर्रा उठा। यह रात इस द्वीप की सबसे खतरनाक रात है। आज की रात इस द्वीप में की धरती लाशों से पट जाएगी। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो लड़के। आज इस द्वीप पर मौत का नंगा खेल होगा। फिलहाल यहाँ से भाग जाओ, वरना यह इमारत तुम्हारी कब्र बन जाएगी। साथ में इन्हें भी ले जाओ। उनका संकेत ठाकुर साहब की तरफ था। इन्हें लेकर तुम जितनी दूर निकल सकते हो निकल जाओ। मैं जरा इसे देखूंगा। यह मेरा शिकार है। विकास ने बॉन्ड की ओर देखकर खूंखार स्वर में कहा। बकवास नहीं, नकाबपोश प्रभावशाली स्वर में बोला। इसका नाम जेम्स बॉन्ड है, रसगुल्ला नहीं है। माना कि तुम हरामी पूत हो, लेकिन इसे तुम जीभ पर रखकर समाप्त नहीं कर सकते। मेरा नाम विकास है। विकास का वाक्य गुर्राकर नकाबपोश ने पूरा कर दिया। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। यह भी जानता हूं कि तुम एक सनकी लड़के हो, लेकिन मेरी बात सुनो विकास, यह समय जीत का नहीं है। अभी तुम्हारा किसी से भिड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि यहाँ क्या, कैसे और क्यों हो रहा है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। यकायक विकास उस नकाबपोश को देखता रह गया। नकाबपोश के कहने का ढंग
इतना प्रभावशाली था कि चाहकर भी विकास उसका विरोध नहीं कर सका। उसने विकास पर अपने शब्दों का प्रभाव देखा और पुनः प्रभावशाली स्वर में बोला, जल्दी से इसे होश में लाओ और कंधे पर डालकर इस इमारत से बाहर निकल जाओ। विकास ने ऐसा ही किया। उसने पानी के छींटे मारकर ठाकुर साहब की चेतना प्रदान की। वे अभी तक करा रहे थे, यानी पूरी तरह होश में नहीं आए थे, लेकिन विकास ने उन्हें कंधे पर डाला और कमरे से बाहर की ओर बढ़ा। इस बीच वह अपनी टॉमी गन उठाना नहीं भूला था। जैसे ही वह द्वार के करीब पहुंचा, पीछे से नकाबपोश ने कहा, इनका ध्यान रखना विकास, इन्हें कुछ न होने पाए। मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। यह शब्द कहने के साथ ही नकाबपोश ने उसे चले जाने का संकेत किया। विकास बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गया। जब वह इस इमारत से बाहर निकला तो लान में 2 घोड़ों को पाया। उन्हें उनके मालिक ने बांध रखा था। विकास के कंधे पर ठाकुर साहब का भारी जिस्म था, हाथों में टॉमी गन। वह कुछ देर अंधेरे को घूरता रहा। कदाचित वह किसी की उपस्थिति का आभास पाने की चेष्टा कर रहा था। पूरी संतुष्टि के पश्चात वह एक घोड़े पर बैठकर हवा हो लिया। घोड़े को सीधा करने में विकास को अधिक समय नहीं लगा था। अब ठाकुर साहब भी पूरी तरह होश में आ चुके थे। अंधेरे को चीरता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा था, लेकिन विकास की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। ठाकुर साहब भी संभल कर घोड़े पर बैठ चुके थे। आप वहां कैसे फंस गए दादा? एकाएक विकास ने प्रश्न किया। दादा ठाकुर साहब के मुंह से निकला। तुम कौन हो बेटे? क्या? चौंक पड़ा विकास। आप मुझे नहीं पहचानते? अभी कुछ मत बोलो बेटे, ठाकुर साहब टूटे स्वर में बोले। आज की रात इस द्वीप की सबसे खौफनाक रात है। अगर हम अधिक देर तक इस द्वीप पर घूमते रहे तो लाशों में बदल जाएंगे। पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चलो, वहां बातें होंगी। लेकिन कहाँ? विकास ने कहा, मुझे इस द्वीप के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। ठाकुर साहब के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान दौड़ गई। बोले, तुम नहीं जानते तो क्या हुआ? मुझसे ज्यादा इस द्वीप के बारे में कौन जान सकता है? घोड़ा दाईं ओर मोड़ लो। इस प्रकार ठाकुर साहब विकास को रास्ता बताते गए। 20 मिनट पश्चात ही उनका घोड़ा सागर के किनारे पर रुका। ठिकाने पर पहुंचते से पूर्व ठाकुर साहब ने विकास को न बोलने की खास हिदायत दे दी थी। उस समय चारों तरफ दूर तक सन्नाटा था। सागर भी शांत पड़ गया था। घोड़े को वहीं छोड़कर विकास ठाकुर साहब के संकेत पर उनके पीछे बढ़ गया। विकास का दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। ठाकुर का यह अनोखा रूप उसके सामने पहली बार आ रहा था। इस रूप की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठाकुर साहब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। तो क्या वास्तव में ये ठाकुर साहब नहीं है? क्या ठाकुर साहब की सूरत में अन्य कोई इंसान है? क्या जेम्स बॉन्ड ठीक कह रहा था? यह नकाबपोश कौन था? इस द्वीप पर यह सब क्या हो रहा है? एक भी गुत्थी विकास नहीं सुलझा सका। वह ठाकुर साहब के पीछे तेजी के साथ बड़ा चला जा रहा था। अचानक ठाकुर साहब एक स्थान पर ठिठक गए। वे एक नल के पास रुके। वह नल सागर के किनारे पर ही था। यह हैंडपंप टाइप का एक नल था। ठाकुर साहब ने सतर्कता के साथ चारों ओर के अंधकार को घूरा। एक बार हैंडपंप का हैंडल पकड़ा और पानी निकालने के लिए नीचे दबाया। हैंडपंप के मुंह से ने पानी उगल दिया। आश्चर्यचकित सा विकास ठाकुर साहब की हरकतों को देख रहा था। ठाकुर साहब ने हैंडल छोड़कर नल के मुंह में हाथ दिया और अंदर न जाने ऐसा क्या किया कि नल का रेत में दबा भाग ऊपर उठने लगा। चमत्कृत सा रह गया विकास। पहले तो नल के व्यास जितना मोटा नल ऊपर उठ गया, लेकिन 1 गज के बाद ही बेहद मोटा पाइप बाहर आने लगा। यह पाइप लोहे के बने किसी सीवर जैसा था। एक साथ 2 इंसान उसमें सहजता से आ सकते थे। ठाकुर साहब ने एक बटन दबाया और लोहे के मोटे पाइप में एक द्वार बन गया। विकास और ठाकुर साहब उसी में समा गए। पाइप के ऊपर एक बल्ब जल रहा था, जिसके कारण पाइप में धीमा धीमा प्रकाश था। इस प्रकाश में विकास ने देखा कि वह एक फर्श जैसे स्थान पर खड़ा है। ठाकुर साहब ने पाइप के अंदर लगा एक बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप वह फर्श जिस पर विकास और ठाकुर साहब खड़े थे नीचे घसने लगा। इस गोल पाइप
में यह लिफ्ट जैसा प्रबंध था। पाइप की लिफ्ट काफी गहराई में जाकर रुक गई। ठाकुर साहब के एक अन्य बटन दबाने पर पाइप में एक रास्ता बन गया। पाइप के बाहर ही एक मजबूत काला हबशी खड़ा था। ठाकुर साहब को देखते ही वह आदर के साथ झुककर बोला, आइए महाराज। अब हम कहाँ के महाराज रह गए जेब्रा, सब कुछ तो लुट गया है। ठाकुर साहब फीकी सी मुस्कान के साथ बोले, हमारे लिए तो आप ही महाराज है महामहिम। जेब्रा मानक नामक हबशी पुनः आदर के साथ बोला, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम इस तरह झुकने वाले नहीं हैं महाराज, पहले हमें किसी सुरक्षित कमरे में पहुंचाओ। ठाकुर साहब बोले, हमें इस लड़के से कुछ बातें करनी है। आइए महाराज। जेब्रा ने विकास की ओर इशारा करते हुए कहा। विकास ने देखा कि वह एक तहखाना था। जेब्रा ने उन्हें तहखाने के एक कमरे में पहुंचा दिया। जेब्रा उनके लिए भोजन का प्रबंध करके कमरे से बाहर चला गया। ठाकुर साहब ने पहली बार विकास को बड़ी गहरी दृष्टि से देखा। बोले, अब बोलो बेटा, कौन हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो दादाजी? मैं विकास हूँ। विकास? अनायास ही ठाकुर साहब के मुंह से निकला। विकास? तुम विकास हो? हाँ, विकास बोला। क्या हो गया है आपको? विकास हो तुम? ठाकुर साहब इस प्रकार बोले जैसे विश्वास ही नहीं आ रहा था। तुम रेना के लड़के हो। तुम्हारे पिता का नाम रघुनाथ है। तुम उसी रघुनाथ के लड़के हो ना, जो राजनगर में सुपर है? कहते कहते ठाकुर साहब की आंखों में एक चमक सी आ गई, बड़ी अनोखी सी चमक। जिस तरह अपने घर से निकले खजाने को देखकर किसी निर्धन के आंखों में चमक आ जाती है, ठीक उसी चमक के साथ वे विकास के लंबे जिस्म को देखते रह गए, मानो उन्हें मनमांगी मुराद मिल गई हो। हाँ हाँ, लेकिन मेरे बेटे, अभी विकास की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ठाकुर साहब प्रसन्नता के आवेश में बोले, तुम मेरे बेटे हो विकास। अब हमारे इस द्वीप को कोई नहीं छीन सकता। यह द्वीप तुम्हारा है विकास, तुम इस द्वीप के मालिक हो। यह आप क्या कह रहे हैं दादाजी? विकास का दिमाग पूरी तरह घूम गया था। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे। ठाकुर साहब खुशी से जैसे पागल हुए जा रहे थे। यह द्वीप तुम्हारा है। और सुनो, मुझे दादा मत कहो, मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ, नाना हूँ, नाना। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा नाना हूँ, नाना। विकास की तो जैसे बुद्धि ही उलट गई। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा नाना हूँ, कहते हुए ठाकुर साहब ने भावावेश में विकास को लपककर अपने सीने से लगा लिया। ठाकुर साहब की आंखों में आंसू तैर रहे थे। जिस्म भावावेश में कांपने लगा। विकास को सीने से चिपटाकर वे बोले, तुम्हारी माँ रेना मेरी बेटी है। मेरे बच्चे, वह इस द्वीप की राजकुमारी है। विकास का सिर पर एक जैसे भारी बम गिरा। चौंक कर चीखा, क्या? हाँ मेरे बच्चे। ठाकुर साहब एकदम फूट फूट कर रो पड़े। मेरा यकीन करो, मेरी माँ आपकी बेटी? यह कैसे हो सकता है? विकास आश्चर्यचकित ही बोल पड़ा, उनके पिता तो नहीं बेटे, नहीं। ठाकुर साहब एकदम भिलक पड़े। मैं तुम्हारा नाना हूँ, तुम्हारी माँ का बाप। बहुत दिन से तुम्हारे मुंह से नाना सुनने के लिए तड़प रहा था। मुझे नाना कह दो मेरे बच्चे, मुझे नाना कह दो। विकास कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन ठाकुर साहब के इस रुदन पर उसका मन भी भर आया। फिर भी स्वयं को संभाल कर वह बोला, आप कौन हैं? क्या आप ठाकुर साहब नहीं हैं? क्या आप विजय गुरु के पिता नहीं हैं? नहीं बेटे नहीं, मैं तुम्हारा नाना हूँ। फिर आपकी सूरत यह वक्त की मार है बेटे। उसके मुंह से जैसे एक आह टपकी। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं यह इस द्वीप का राजा हूँ। मेरा नाम अभय सिंह है। रेना मेरी बेटी है। लेकिन यह सब है क्या? विकास बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे। व्यथित अभय सिंह ने विकास को अपने सीने से चिपटा लिया और विकास को अपनी कहानी वह कुछ इस प्रकार सुनाने लगा। वह रात बेहद तूफानी और अंधेरी थी। हवा के भयानक झक्कड़ खतरनाक जंगल के बीच बनी उस झोपड़ी को जैसे आज उड़ा देना चाहते थे। जोरदार वर्षा जैसे उस झोपड़ी को बाहर ले जाना चाहती थी। सारा जंगल साए साए कर रहा था। जंगली जानवर न जाने कहाँ छुप गए थे। बार बार झोपड़ी कांप उठती थी। यह झोपड़ी बस्ती से दूर बियावन जंगल के मध्य बनी हुई थी। कभी कभी सिंह की दहाड़ सारे जंगल को कपकपा देती थी।
भीषण वर्षा के कारण जंगल में पानी भर गया था। वह घुड़सवार इस भीषण वर्षा, जोरदार तूफान, काजल से अंधकार और खतरनाक जंगल में फंस गया था। वह एक बेहद सुंदर युवक था, मजबूत और गठीले जिस्म पर राजसी लिबास था, मानो किसी स्टेट का युवराज हो। वास्तव में वह एक स्टेट का युवराज ही था। कंधे पर तरकस था, बगल में लटका हुआ धनुष और मस्तक पर लगा एक राष्ट्रीय ताज। जंगल के इस भयानक वातावरण में उसे भय बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मगर वह परेशान अवश्य था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह रात कहाँ और किस प्रकार बिताए। उसे ठीक से याद भी नहीं रहा कि वह इस जंगल के भयानक वातावरण में भटकते हुए उसे कितना समय गुजर गया था। इस युवराज की आयु लगभग 25 वर्ष थी। अचानक भयानक ढंग से बिजली कड़की, सारा जंगल जगमगा उठा। इस जगमगाहट में युवक को अपने से थोड़ी दूरी पर स्थित एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। युवक की आंखों में आशा की चमक उजागर हुई। उसके हाथ में टॉर्च थी, जिसे रोशन करके उसने सीधी रोशनी झोपड़ी पर डाली। टॉर्च के प्रकाश का गोल दायरा सीधा झोपड़ी पर पड़ा। युवक ने घोड़ा झोपड़ी की तरफ बढ़ा दिया। अगले कुछ ही मिनट पश्चात युवक घोड़े से उतरकर झोपड़ी का दरवाजा खटखटा रहा था। कौन है? अंदर से वर्षा की रिमझिम और तूफान के शोर को चीरती हुई एक आवाज आई। दरवाजा खोलिए, युवक लगभग चीख कर बोला। मैं एक मुसाफिर हूँ। उसके इन शब्दों के 1 मिनट पश्चात ही झोपड़ी के अंदर माचिस जली और फिर अंदर किसी ने लालटेन जला दी। युवक अब राहत सी महसूस कर रहा था। तभी अंदर से किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसी पल बड़े जोर से बिजली कड़की। सारा जंगल पल भर के लिए चकाचौंध सा हो गया और उधर वह युवक अवाक रह गया। हृदय इस गति से फड़कने लगा मानो उछलकर गले में फंस जाएगा। बिजली तो कड़क कर बंद हो गई थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे बिजली उसी पर गिरी हो। झोपड़ी का दरवाजा खोलने वाली कोई युवती थी। साधारण युवती नहीं, बल्कि सौंदर्य को भी लजा देने वाली कोई अनुपम सुंदरी। एक ही पल के लिए युवक ने उसका सौंदर्य देखा, बस जैसे उसका सब कुछ लुट गया। ऐसी अनुपम सुंदरी युवक ने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं देखी थी। बड़ा बोला बाला मुखड़ा, मानो दूज का चांद हो। बड़ी बड़ी आंखें, अस्त व्यस्त सी सावन की घटा जैसी लटे, सुमन से कोमल बदन पर देहाती लिबास। युवक किसी भी तरह अपने दिल को संभाल न सका। कौन है बेटी? कमरे के अंदर से किसी बूढ़े की आवाज आई। युवक चौंक पड़ा। चौकी युवती भी थी। कदाचित वह भी किन्हीं ख्यालों में खो गई थी। युवक संभल कर बोला, मैं एक परदेसी हूँ बाबा, रास्ता भटक गया हूँ। आज रात के लिए शरण दे दो तो। अरे दरवाजे पर क्यों खड़ी है पारो बेटी? परदेसी को आने दे। पारो एक तरफ हट गई। युवक अंदर आ गया। पारो ने पुनः झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। युवक तो ख्यालों की दुनिया में इस कदर खो गया कि उसे अपने घोड़े तक की याद न रही। वह लालटेन के प्रकाश में बूढ़े की चारपाई की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी बाबा। अरे इसमें मेहरबानी कैसे बेटे? वह बूढ़ा बोला, दीन दुखियों की मदद करना तो सबसे बड़ा धर्म है। इधर युवक बूढ़े से बात कर रहा था, उधर वह लड़की चुपचाप युवक को निहार रही थी। युवक सुंदर था, बहुत सुंदर, मजबूत और बलिष्ठ देह वाला। युवक को देखकर वह स्वयं न जाने किन ख्यालों में डूब गई। उसके नन्हे मुन्ने से दिल में मीठा मीठा सा दर्द उठा। उसने देखा युवक पानी से तर था। न जाने क्यों पारो को युवक की स्थिति पर दुख सा हुआ। वह बिना कुछ बोले झोपड़ी के दूसरे कमरे में चली गई। जब लौटकर आई तो उसके हाथ में एक पजामा कमीज थे। आते ही बोली, अरे बापू तुम भी बुद्धू हो। बाबूजी को आते ही बातों में लगा लिया। देखो तो सारा बदन भीग रहा है। लो बाबू गीले कपड़े बदल डालो। कहते हुए पारो ने कपड़े युवक की तरफ बढ़ा दिए। युवक ने एक बार पारो को देखा, पारो ने युवक को। दोनों के दिल धड़क उठे। लो न बाबू जल्दी बदल डालो, ठंड लग जाएगी। कहती हुई पारो ने नजरें हटा ली। युवक ने कपड़े ले लिए और दूसरे कमरे में चला गया। जब वह वापस आया तो उसके जिस्म पर वही लिबास था।
पारो तो लालटेन के प्रकाश में उस सुंदर युवक को देखती ही रह गई। युवक ने एक बार उसकी ओर देखा। दोनों के अधरों पर एक विशेष मुस्कान उभर आई। दोनों के युवा हृदय एक दूसरे की भावनाओं समझ गए। तभी बूढ़े की आवाज ने दोनों को चौंकाया। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? भानु प्रताप सिंह, युवक ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या? बुढ़ा जैसे बुरी तरह चौंक पड़ा। ठाकुर भानु प्रताप, महाराज के लड़के, हमारे द्वीप के युवराज। हाँ बाबा, युवक ने धीमे से मुस्कुराकर कहा। आप ठीक समझे। पिताजी की आज्ञा पर मैं आज यहाँ अपने साथियों के साथ शिकार पर आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस वर्षा और तूफान में हम भटक कर बिछड़ गए और मुझे यहाँ शरण मिली। यह जानते ही बूढ़ा चौंक कर उठ गया। पारो अवाक सी भानु प्रताप को देखती रह गई। न जाने क्यों उसका दिल बेहद तीव्र वेग से धड़कने लगा। भानु प्रताप ने एक बार पारो की ओर देखा, मुस्कुराया, लेकिन इस बार घबरा कर पारो ने दृष्टि झुका ली। बुढ़ा बोला, अरे कुमार साहब, कुमार, कुछ सूझा नहीं? तो बुढ़ा बौखला सा गया। तभी प्रताप आगे बढ़ा और बूढ़े की चारपाई पर ही बैठता हुआ बोला, आप चिंता न करें बाबा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बुढ़े को भला चैन कहाँ? वह तो रह रहकर यही कहता कि कुमार हमारे झोपड़े में आए और हम कुछ भी न कर सके। मगर प्रताप भी पूरा जिद्दी था। जिद करके उसने भी बुढ़े को लेटा दिया। फिर बोला, इस झोपड़ी में 3 बिस्तर बिछे हुए देख रहा हूँ बाबा, लेकिन आप केवल 2 हैं। इस परिवार में हम 3 ही तो प्राणी हैं कुमार साहब। बुढ़ा बोला, मैं, मेरी बेटी पारो और मेरा बेटा जबर सिंह। वह आज बस्ती में गया हुआ है, लेकिन शायद मौसम की खराबी के कारण आ नहीं सका है। तो फिर मैं उसी बिस्तर पर। अरे नहीं कुमार साहब, आप उस बिस्तर पर नहीं। बूढ़े ने बहुत कहा, लेकिन प्रताप नहीं माना। वह जबर सिंह के खाली बिस्तर पर लेट गया। लालटेन पारो ने बुझा दी। झोपड़ी में अंधेरा सा छा गया, लेकिन प्रताप के दिमाग में पारो थी और पारो के दिल में प्रताप। बूढ़ा तो प्रताप के बारे में सोचता सोचता सो गया, लेकिन 2 युवाओं को भला नींद क्यों आती? और उस रात जंगल में चल रहे तूफान से भी भयानक एक तूफान आया, भावनाओं का तूफान, जज्बातों की आंधी। 2 युवा हृदय भटक गए। भावनाओं का तूफान, जज्बातों की आंधी, 2 युवा हृदय भटक गए। प्रताप और पारो ने एक भूल की। उन्होंने इस अंधेरे का लाभ उठाया, इस अवसर का अनुचित लाभ। गलती दोनों में से किसी की भी नहीं थी। गलती थी उनकी आयु की, उस स्थिति की जहाँ सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। प्रताप पारो के पास पहुंच गया। पारो को वह बड़ा अजीब लगा, परंतु अच्छा भी। उसने प्रताप को हटाना भी चाहा, लेकिन फिर पहले दोनों के दिल मिले, फिर धड़कनें और फिर जिस्म। और तब जबकि तूफान शांत हो गया, दोनों की सांसें फूल गई। जब भानु प्रताप ने पारो का कौमार्य छीन लिया, तब पारो को जैसे अपनी त्रुटि का एहसास हुआ। लेकिन अब क्या होगा? भानु प्रताप के कंधे पर सिर रखकर वह सिसकने लगी। प्रताप ने उसे सतावना दी, उसे गले लगाया, यह विश्वास दिलाया कि वह पारो को अपना लेगा, वह उसी से शादी करेगा। इस प्रकार उन दोनों में से किसी को पता ही नहीं कि रात कैसे गुजर गई। वे तो एक दूसरे की बाहों में लिपटे प्रीत के सागर में डूबे रहे। उन्हें तो यह भी नहीं पता लगा कि बाहर का तूफान कब का समाप्त हो रहा है। उन्हें तो उस समय होश आया जब जंगल में पक्षियों की आवाजें से गूंज उठा। प्रताप और पारो ने अंतिम बार एक दूसरे का चुंबन लेकर प्यार किया। फिर प्रताप अपने बिस्तर पर आ गया। सुबह हुई, तीनों उठ गए, लेकिन पारो के पिता ने प्रताप को सरलता से नहीं जाने दिया। दूसरी ओर पारो गुमसुम थी और उसकी आंखों में भी प्रताप को कुछ देर रोक लेने का निर्णय था। प्रताप रुक गया। पारो का पिता प्रताप के लिए कुछ फल इत्यादि का प्रबंध करने चला गया। सहमी सी पारो जैसे नन्ही मुन्नी सी गुड़िया हो, गर्दन झुकाए खड़ी थी। प्रताप ने बड़े प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखा और उसका मुखड़ा ऊपर उठाता हुआ बोला, क्या हुआ पारो, उदास क्यों हो? अपनी बोली भाली आंखों से पारो ने प्रताप को देखा।
बोली, कुमार साहब, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? भूल जाऊंगा, भानु प्रताप ने एकदम कहा। पारो का नन्हा था दिल कांप उठा। चौंक कर प्रताप की ओर देखा। तभी प्रताप ने कहा, रात भी तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे कुमार साहब मत कहना। मेरा नाम भानु प्रताप है और तुम्हारे लिए केवल प्रताप। मतलब समझते ही पारो जट प्रताप के सीने से लग गई। प्रताप ने उसे बाहों में समेट लिया, फिर प्यार भरे स्वर में कहा, पगली, कुछ मधुर, कैसे मधुर क्षण थे वे, लेकिन अधिक देर तक नहीं रहे। आखिर वह घड़ी भी आ गई जब पारो और प्रताप जुदा हुए, लेकिन उस समय तक पारो का भाई जबर सिंह भी वहां पहुंच चुका था। प्रताप के कपड़े सूख चुके थे। जबर सिंह प्रताप को सही रास्ता बताने के लिए कुछ दूर तक उसके साथ गया। पारो और उसके पिता गुमसुम से खड़े दूर होते हुए घोड़े को देखते रहे। पारो की आंखें डबडबा गई। वह भोली भाली लड़की भला कैसे अपने दिल को समझाती। उसकी झोपड़ी में एक रात के लिए आया और उसका सब कुछ लूट कर ले गया। उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसका दिल, उसका कौमार्य का गहना। लेकिन उसे विश्वास था, भला किसे अपने देवता पर विश्वास न होगा। उसे विश्वास था कि उसका देवता एक दिन अवश्य आएगा, उसे अपनाएगा, उससे शादी करेगा। लेकिन ऊपर वाले खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। कोई क्या करे। पारो हर रोज इंतजार करती रही, बड़ी उम्मीद के साथ। लेकिन भानु प्रताप तो जैसे गुजरा हुआ वक्त था जो कभी नहीं आता, वह भी नहीं आया। पारो सिसकने लगी। दिन गुजरते गए, लेकिन भानु प्रताप सिंह लौटकर नहीं आया। पारो उदास गुमसुम सी रहने लगी। उसका भाई जबर सिंह और पिता उसकी उदासी का कारण पूछते तो वह टाल जाती। क्या बताती, किस मुंह से? वह तो बस यही सोचती रहती कि उसका भानु प्रताप सिंह आ जाएगा तो वह खुद ही सबको बता देगा। लेकिन भानु प्रताप सिंह आए तब तो वह बेदर्द नहीं आया। और उस दिन तो पारो का नन्हा मुन्ना सा दिल बुरी तरह कांप उठा जब उसने पहली बार अनुभव किया कि उसकी कोख में भानु प्रताप के प्रेम का परिणाम पल रहा है। पारो बिना जल की मछली के भांति तड़पने लगी। क्या करे? अब तो उसकी यह स्थिति अधिक दिन तक बापू और भैया से नहीं छुप सकती। अकेले में उस दिन पारो फूट फूट कर रोई। अचानक उसने निर्णय कर लिया कि उसे यह संसार त्याग देना चाहिए। मगर न जाने दिल में उठने वाली किसकी आवाज थी। तुम आत्महत्या कर सकती हो पारो, अपनी जान देने का तुम्हें हक है, क्योंकि तुमने पाप किया है। लेकिन उस मासूम और नन्ही जान की हत्या करने का तुम्हें कोई हक नहीं है जो तुम्हारी कोख में पलकर संसार में आना चाहता है। रह रहकर यह आवाज पारो के मस्तिष्क में गूंजने लगी। बेचारी पारो आत्महत्या भी नहीं कर सकी। समय गुजरता गया। एक दिन और वह दिन पारो के लिए जहर सा दिन था। उसके बापू और भाई जबर सिंह को यह विदित हो गया कि पारो विवाह से पूर्व ही मां बनने वाली है। उसका बापू और भाई जबर सिंह के पैरों के नीचे से तो जैसे धरती ही खिसक गई। जबर सिंह के मजबूत जिस्म में तो केवल तनाव आकर रह गया, लेकिन उसका बापू तो जैसे पागल सा हो गया। क्रोधित अवस्था में वह बाज के भांति पारो पर झपटा। उसके बाल पकड़कर पूरी तरह निर्मलता के साथ झटका दिया। पारो की चीख निकल गई। बड़ी बेदर्दी के साथ पारो के बापू ने उसे मारा, खूब जलील किया। लेकिन पारो बोली नहीं। आखिर वह क्या बोलती? केवल रोती रही, तड़पती रही। आखिर इस चुप्पी ने उसके बापू के क्रोध को और अधिक भड़का दिया। उनका चेहरा भयानक हो गया था। बूढ़े के हाथों में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई थी कि उसके हाथ पारो की पतली गर्दन पर जम गए। गर्दन को दबाते हुए बापू चीख पड़ा, बोल, किसका पाप है यह? बोल, वरना तेरा गला दबा दूंगा। लेकिन पारो बोले क्या? इससे पूर्व कि पारो की हत्या हो जाए, अभी तक चुपचाप खड़ा जबर सिंह चीख पड़ा, छोड़ दो बापू, पारो को छोड़ दो। मैं यह जानता हूँ बापू कि पाप किसका है। मेरी बोली बहन के साथ अन्याय हुआ है बापू।
मैं उसे न्याय दिलाऊंगा। उस कमीने के लिए मेरी बहन सब कुछ सह रही है मगर नाम नहीं लेती। लेकिन वो कौन है वो जबर? बापू पागल सा होकर चीख पड़ा। जल्दी बोल, कौन कमीना है वो? बानू प्रताप सिंह। नाम लेते समय जबर सिंह का लहजा बेहद खतरनाक था। क्या नाम सुनते ही बूढ़े का जिस्म कांप उठा। बानू प्रताप सिंह? हाँ बापू, वही हमारे द्वीप के राजा का लड़का बानू प्रताप सिंह। वह राजा का लड़का है बापू। अय्याशी इसके लिए मनोरंजन है, लेकिन हम गरीबों के लिए इज्जत ही सब कुछ है। इस बार प्रताप की अय्याशी का शिकार जबर की मासूम बहन बनी है। कहते कहते जबर का चेहरा कनपटी तक सुर्ख हो गया था। आंखें ददक उठी। गुर्राया, जबर इतना कमजोर नहीं है बापू। अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। राजमहल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यहाँ तो बानू प्रताप सिंह मेरी बहन से शादी करेगा, यहाँ उसके खानदान को मैं खाक में मिला दूंगा। जबर कांप उठा बापू। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? तुम अकेले भला उनसे कैसे टकरा सकोगे? हमारे महाराज की सेना के आगे बड़ी बड़ी सेनाएं परास्त हो गई। फिर तू क्या करेगा? तो बापू क्या जबर चुप बैठ जाए? चीख पड़ा जबर। अपनी बहन पर हुए अत्याचारों का चुपचाप सह लूं? नहीं बापू, नहीं। मैं पारो का भाई हूँ। भाई बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। भैया, पारो करा उठी। वह दौड़ी और अपने भाई के सीने से लिपट गई। बुरी तरह रो पड़ी। वह जबर सिंह का पत्थर दिल भी कांप उठा। पारो रोटी बिलखती नीचे को खिसक कर जबर के कदमों पर बैठ गई। पारो ने जबर के चरण थाम लिए और फिर रोते हुए बोली, नहीं भैया, तुम राजमहल से टकराने की कोशिश मत करो। मैं अपना भैया नहीं खो सकती। तुम्हारी बहन को तो खुद ही इंसाफ मिल जाएगा। वह ऐसे नहीं हो सकते भैया, एक दिन वह जरूर आएंगे। नहीं पारो, अब वह नहीं आएगा। तू बोली है, उसके झूठे वादे कस्में दिखावा थी। नहीं भैया नहीं, तू नहीं जानती पगली। जबर सिंह ने पारो को चरणों से उठाकर गले लगाते हुए कहा, जैसी बोली खुद है वैसा ही दूसरों को समझती है। अभी तूने दुनिया देखी नहीं है पगली। लेकिन भैया, राजमहल में हमें घुसने कौन देगा? पारो सिसक पड़ी। तेरे साथ तेरा भैया है पारो। जबर सिंह गुर्रा उठा। नहीं घुसने देंगे तो घुस जाऊंगा। पारो और बापू कांप उठे। लेकिन पारो के दिमाग में बराबर यह था कि उसका प्रताप धोखेबाज नहीं हो सकता। इसलिए उसने सोचा कि हो सकता है बानू प्रताप सिंह किसी मजबूरीवश इधर न आ पा रहा हो। उसने सोचा अगर वह राजमहल में पहुंच जाए तो बानू प्रताप भरी सभा में उसे अपना लेगा। लड़ाई झगड़े की तो नौबत ही नहीं आएगी। यह सोचकर पारो अपने भैया के साथ राजमहल चलने के लिए तैयार हो गई। उसका बापू इनकार करता रहा, लेकिन जबर सिंह पर तो खून सवार था। वह नहीं माना। महल के द्वार पर पहुंचकर हमें राजा साहब से मिलना है, जबर सिंह ने राजमहल के द्वार पर खड़े राज सैनिक से कहा। महाराज से मिलने का यह कोई समय नहीं है, सैनिक रोब के साथ बोला। यह समय उनके आराम का है। कहते हुए सैनिक ने एक नजर जबर सिंह के साथ खड़ी अनुपम सुंदरी को भी देखा, जो पारो के अतिरिक्त कोई नहीं थी। हमारा महाराज से मिलना बहुत जरूरी है, जबर सिंह ने कहा। हम गरीब लोग हैं, बहुत दूर से चलकर महाराज से मिलने आए हैं। तुमसे कहा नहीं कि यह महाराज से मिलने का समय नहीं है, सैनिक अकड़ कर बोला। तो कुंवर बानू प्रताप तक हमारा संदेश पहुंचा दो, जबर सिंह ने कहा। कहना कि जबर सिंह और पारो उनसे मिलने आए हैं। पारो का नाम सुनकर वे जरूर आएंगे। क्यों? सैनिक बड़े जबरदस्त व्यंग के साथ बोला। यह क्या युवराज की रखेल है? सैनिक का इतना कहना था कि जबर सिंह का चेहरा कनपटी तक सुर्ख हो गया, जिसकी नसों में तनाव आ गया, आंखों में खून उतर आया। जबर सिंह अपने आप को संभाल नहीं सका और इसके पहले कि सैनिक कुछ समझ पाए, जबर सिंह बाएं हाथ से सैनिक का गिरेबान थामकर
झंझोड़ता हुआ गुर्राया, मैं तुझे फाड़कर सुखा दूंगा कुत्ते। साथ ही एक गुस्सा सैनिक की कनपटी पर पड़ा। जबर में कमाल की शक्ति का मालिक था। उसके एक गुस्से से सैनिक की खोपड़ी फट गई। वह चीख कर दूसरी तरफ जा गिरा, लेकिन तब तक तो जबर सिंह पर खून सवार हो चुका था। पारो का हाथ थामकर उसने राजमहल के अंदर कदम रखा। इस समय वह एक मैदान में था। पारो सहमी सी उसके साथ थी। जबर सिंह उसका हाथ थामे लगभग घसीटता हुआ बढ़ रहा था। पारो विवशता पूर्वक उसके साथ घसीटती हुई बोली, नहीं भैया, झगड़ा मत करो, बोल मत पारो। जबर सिंह बराबर उसे राजमहल की इमारत की ओर घसीटता हुआ बोला, घबराती क्यों है पगली, तेरे साथ तेरा भाई है, आज यहाँ इंसाफ होकर रहेगा। तभी एक बिगुल की आवाज से सारा राजमहल गूंज उठा। पारो तो नहीं, लेकिन जबर सिंह जानता था कि यह बिगुल की आवाज इस बात का प्रतीक है कि दुश्मन राजमहल में घुस आया है। यह बिगुल इसलिए बजाया जाता है कि प्रत्येक सैनिक सतर्क हो जाए और राजमहल में आए दुश्मन पर काबू पाए। एक ही क्षण में जबर सिंह खतरे को बाप किया, मगर अभी वह यह निश्चय भी नहीं कर पाया था कि उसे क्या करना है कि चारों तरफ से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। मासूम और बोली पारो चीखी और सहम कर भाई के कंधे से लिपट गई। जबर सिंह का चेहरा बड़ा भयानक लगने लगा। जबड़े एक दूसरे पर जमे हुए थे। पारो को उसने अपने कंधे से लिपटा लिया और अपने चारों ओर दृष्टि घुमाई। उसके चारों ओर लगभग 20 सैनिक थे। सबके हाथ में खतरनाक किस्म के बाले थे। चारों ओर से सैनिक बाले संभाले उसके समीप आते जा रहे थे। तभी जबर सिंह चीख पड़ा, मेरे साथ मेरी बहन है कुत्तों, मर्द हो तो मर्द से टकराना। अबे तो अपनी बहन को यहाँ क्या। इससे आगे सैनिक ने बड़ा भद्दा शब्द कहा, इसका इतना अश्लील कि जबर सिंह के होशोवाश खो दिए। बिना कुछ भी सोचे उसने उस सैनिक पर जंप लगा दी। सैनिक ने तेजी के साथ बाला सीधा किया, लेकिन जबर बाले को क्रॉस करता हुआ सीधा सैनिक के ऊपर जा गिरा। सैनिक स्वयं को संभाल न सका और जबर के एक ही गुस्से में मैदान को चाटने लगा। इस बीच चारों ओर से सैनिक जबर पर झपटे, लेकिन तब तक तो जबर के हाथ में उस सैनिक का बाला आ चुका था। बड़ी तेजी के साथ उसका चमचमाता हुआ बाला एक सैनिक के चेहरे में घस गया। सैनिक की मार्मिक चीख निकल गई, लेकिन जबर सिंह पर तो इस समय जैसे भूत सवार था। उसने सैनिक की लाश को बाले पर टांगकर दूसरे सैनिक की तरफ घुमा दिया। लाश बाले से निकलकर दूसरे सैनिक के बाले में घस गई। उसके बाद सैनिकों ने जबर सिंह को घेर लिया, लेकिन जबर सिंह बीच में खड़ा बाला लाठी की तरह घुमा रहा था। पारो एक तरफ सहमी सी खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके कारण जबर सिंह और सैनिकों के बीच घमासान युद्ध छिड़ चुका था। जबर का बाला खून से लथपथ हो गया था। कई सैनिक उसके बाले द्वारा घायल होकर मैदान पे पड़े तड़प रहे थे। उस समय पारो की चीख निकल गई जब एक सैनिक का बाला उसके भाई के कंधे में घस गया। जबर का लहू बाहर उछल पड़ा, लेकिन जबर ठहरा नहीं, जरा भी तो थिथिल नहीं हुआ। उसका बाला बराबर उसी गति से सैनिकों का सामना करता रहा। यह युद्ध लगभग 10 मिनट तक चला। इन 10 मिनटों में जबर के बाले से घायल होकर तड़प रहे सैनिकों के दांतों तले पसीना आ गया था। इन सैनिकों का संचालक समझ गया था कि जबर एक अच्छा लड़ाका है। हालांकि जबर का जिस्म भी अनेक बालों की मार से घायल था, मगर जबर तो जैसे घायल शेर था। सैनिकों के संचालक ने वक्त के महत्व को समझा और जट लपककर बाले की नोक पारो की गर्दन पर रखकर गरजा, रुक जाओ जबर, वरना तुम्हारी बहन की गर्दन फाड़ दूंगा। जबर सिंह के विद्युत गति से चलते हुए हाथ रुक गए। उसने देखा उसकी बोली बहन की गोरी और पतली गर्दन से बाले की नोक सटी हुई है। वह अवाक सा देखता रह गया। बाला फेंक दो जबर, सैनिक गरजा।
विवशता की बेड़ियों में जकड़े जबर ने बाला छोड़ दिया, मगर गर्जा, तुमसे पहले ही कहा था कि मर्द हो तो मर्द से लड़ो। यह जानकर आज बहुत दुख हुआ कि हमारे देश के सैनिक नामर्द हैं। इस बीच जबर को बालों की नोकों से घेर लिया गया। अभी एक सैनिक जबर के गाल पर एक चाटा मारना ही चाहता था कि जोरावर गड़गड़ाती हुई एक बेहद रोबीली आवाज गूंजी। एक झटके के साथ सबकी दृष्टियां आवाज की दिशा में घूम गई। जबर और पारो ने देखा यह आवाज राजमहल की इमारत से बनी बालकनी में से आई थी। बालकनी में एक बेहद लंबे चौड़े डील डोल का व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथी जैसे जिस्म पर राजसी लिबास था। रोबदार चेहरा, कटारीदार मूछे, लाल आंखें, सिर पर ताज। ये इस स्टेट के राजा थे, भानु प्रताप सिंह के पिता। वे न जाने कब से बालकनी में खड़े जबर सिंह की बहादुरी का कमाल देख रहे थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही समस्त सैनिकों के जिस्म ढीले पड़ गए। उन्होंने बड़ी गहरी नजर से जबर सिंह के घायल जिस्म को देखा, फिर बोले, इस नौजवान और उसकी बहन को हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज, जोरावर नामक सैनिकों के संचालक ने बड़े आदर के साथ झुककर कहा। राजा साहब बालकनी से चले गए। सैनिकों ने एक बार घूरकर जबर को देखा। जबर सिंह बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा उठा। जोरावर के तन बदन में जबर की इस मुस्कान ने आग सी लगा दी, लेकिन महाराज की आज्ञा के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्हें दरबार में महाराज के सामने पेश किया गया। दरबार में इस समय चंद ही लोग थे। ऊंचे सिंहासन पर महाराज विराजमान थे। सजे दरबार के लंबे हाल की दोनों लंबी दीवारों के सहारे दो पंक्तियों के रूप में सैनिक खड़े थे। हाल के बीचों बीच सिंहासन के ठीक सामने जबर सिंह और पारो खड़े थे। जबर सिंह का जिस्म खून से लथपथ था, मगर फिर भी वह बेधड़क सीना ताने खड़ा था, जबकि पारो का नन्हा सा दिल न जाने क्यों रह रह कर कांप उठता था। उसकी नीची दृष्टि से बहुत खोजा, लेकिन उसे अपना देवता कहीं नजर नहीं आया। उसके हृदय का स्वामी भानु प्रताप सिंह अभी तक कहीं नजर नहीं आया था। इसी कारण वह कुछ अधिक घबरा रही थी। कौन हो तुम? महाराज ने अपनी रोबीली आवाज में प्रश्न किया। मेरा नाम जबर सिंह है महाराज, यह मेरी बहन है, जबर कहता ही गया। हम आप ही की संतान है। काली पहाड़ी के पास वाले जंगल में एक झोपड़ी है, जिसमें हम अपने बूढ़े बापू के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ किस कारण आना हुआ? हम आपसे मिलना चाहते थे महाराज, जबर सिंह बोला। बालकनी से जो कुछ हमने देखा, क्या यही हमारी प्रजा का हमसे मिलने का ढंग है? यह प्रश्न उन्होंने सख्त स्वर में किया। क्षमा कीजिए महाराज, जबर सिंह अपराधी जैसे स्वर में बोला। हम बहुत दूर से आपसे मिलने आए थे और द्वार पर खड़ा रक्षक हमें आपसे मिलने नहीं दे रहा था। यह मेरी गलती है कि मैंने गलत रास्ता अपनाया, महाराज प्रसन्न स्वर में बोले। बहुत सुंदर। अपराधी अगर अपराध स्वीकार कर ले तो इससे बड़ी सजा नहीं है। अब तुम यह बताओ कि तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? पहले मैं महाराज से विनती करूंगा कि युवराज भानु प्रताप सिंह को दरबार में पेश करें, जबर सिंह ने कहा। भानु आजकल विदेश गया हुआ है, महाराज बोले। तुम अपना कारण बोलो। महाराज का वाक्य तीर की तरह जबर और पारो के सीने में लगा। जबर ने एक पल सोचा कि क्या भानु प्रताप की अनुपस्थिति में उसका यह सब महाराज को कहना उचित होगा। उसे अनुचित सा लगा। तभी, क्या सोच रहे हो जबर सिंह? महाराज की आवाज ने उसे चौंकाया। जल्दी बोलो, क्या कहना चाहते हो? जबर सिंह विवश सा हो गया, मगर असली बात छुपाए तो बताए क्या? कोई रास्ता न पाकर उसने सब कुछ साफ साफ कहने का निश्चय करके कहना शुरू किया। यह मेरी बहन है, यह माँ बनने वाली है, इसका नाम पारो है। पारो एकदम दोहराकर महाराज सिंहासन से उछल पड़े। बड़ी गहरी नजर से उन्होंने पारो को घूरा। चेहरे पर हल्की सी कठोर।
बड़ी गहरी नजर से उन्होंने पारो को घूरा। चेहरे पर हल्की सी कठोरता उभर आई और जबर सी अवाक सा महाराज को देख रहा था। पारो के नाम मात्र से महाराज के चेहरे पर अनेक भाव आए और चले भी गए। स्वयं पर कुछ संयत पाकर महाराज बोले, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा हुआ कि तुम राजमहल में ही आ गए। उनसे दृष्टि हटाकर महाराज ने सैनिकों की तरफ देखते हुए कहा, जोरावर, इन्हें शाही खजाने से 10,000 का सोना दे दिया जाए। ठहरिए महाराज, अचानक जबर सिंह बीच में बोला, यह इनायत हम पर क्यों? यूं तो हमारे खानदान की रीति है कि हर युवराज रखेल रख सकता है। हम जानते हैं कि पारो और तुम यहाँ यह कहने आए हो कि पारो की कोख में पलने वाला बच्चा बानू का है। लगता है आपसे युवराज ने सब कुछ पहले ही बता दिया है महाराज। जबर सिंह बोला, युवराज हमसे कुछ भी नहीं छुपाता महाराज बोले, उस रात बानू से केवल एक गलती हुई थी, वह यह कि पारो को उसका हक देना भूल गया था कि युवराज हर रखेल को खुश होने पर कुछ इनाम देता है। वह इनाम हम स्वयं आज शाही खजाने से तुम्हें दे रहे हैं। सुनकर पारो का दिल कांप उठा, लेकिन जबर सिंह गरजा, मेरी बहन युवराज के बच्चे की मां बनने वाली है। जिरह मत करो महाराज, कठोर स्वर में बोले। इस बात का क्या सबूत है कि वो बच्चा केवल बानू का है? वैसे भी युवराज के बच्चे उनकी बीबी की कोख से जन्म लेते हैं, रखेलों से नहीं। महाराज, पूरी तरह क्रोधित होकर चीख उठा जबर, यह अन्याय है, चीखो मत नौजवान। महाराज भी कठोर स्वर में गरजे, यह नाइंसाफी है। जबर सिंह तो जैसे पागल सा हो गया था। वह चीखा, जनता पर अत्याचार है, ऐसे राजा को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये शब्द कहता कहता जबर सिंह जैसे पूर्णतया पागल हो गया। इससे पूर्व कि कोई कुछ समझ पाए, सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़कर वह महाराज के करीब पहुंच गया। एक अजीब सा वातावरण बन गया था। जैसे ही वह महाराज के करीब पहुंचा, महाराज उसे उठाकर पुनः ऊपर से ही हॉल के फर्श पर दे मारा। बेशक जबर सिंह एक शक्तिशाली युवक था, लेकिन महाराज भी बला की शक्ति के मालिक थे। उनकी शक्ति से भला जबर सिंह का क्या मुकाबला। इधर जबर सिंह धड़ाम फर्श पर आकर गिरा, उधर पारो की चीख निकली और उसी समय महाराज ने क्रोधित स्वर में आदेश दिया, इस नादान से दरबार का अपमान किया है। जानता नहीं कि इस तरह सिंहासन में चढ़ना राजमहल की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी है। जोरावर, इस गुस्ताख के जिस्म पर इतने कोड़े बरसाओ कि इसके जिस्म से वह सारा खून निकल जाए जिसमें जोश में इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर ली। नहीं, चीख पड़ी पारो, रो पड़ी बिचारी। चीखो मत नादान लड़की। महाराज गुर्रा उठे, यह दरबार है। जोरावर, पहले इस लड़की को पकड़कर उस खंबे से बांध दो। महाराज का चेहरा इस समय बत्ती के बाती तप रहा था। महाराज के इन आदेशों का पालन किया गया। पारो को जंजीरों की मदद से एक खंबे के सहारे बांध दिया गया और बोले, और जबर सिंह के चारों ओर सैनिक बाले लेकर खड़े हो गए। जोरावर के हाथ में एक हंटर था। सड़ाक 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 हंटर की बेरहम मार जबर सिंह के जिस्म पर पड़ने लगी। उसके घायल जिस्म से वो खूनी हंटर खाल नोचने लगा। पारो चीखती रही, रोती रही, सिसकती रही, अपने भाई को क्षमा करने के लिए गिड़गिड़ाती रही। लेकिन वहां सुनने वाला कौन था? किसी ने उस मासूम और बोली लड़की की चीखों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके सामने उसके प्यारे भाई की खाल उधड़ती रही। जबर सिंह भी चीख रहा था, लेकिन हंटरों की मार में उसकी चीखों के बीच में वह किसी शेर के भांति गरज रहा था। यह अत्याचार है, यह जुल्म है। मैं इस जुल्म का बदला लूंगा। इस राजमहल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। इस शाही खानदान के एक एक बच्चे को मौत की घाट उतार दूंगा। मैं बदला लूंगा, बदला। जबर सिंह पर बेहिसाब हंटर पड़ते रहे। वह बार बार उन्हीं शब्दों को कहता रहा,
लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। महाराज का कहर हंटरों की मार के रूप में बराबर उस पर टूटता रहा। एक स्थिति ऐसी भी आ गई जब हंटरों की मार खाता खाता वह अपने उन्हीं शब्दों को चीखता चिल्लाता जबर सिंह बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। उसके जिस्म की सारी खाल उगड़ चुकी थी। उसके बेहोश होते ही सारे हाल में आश्चर्यजनक ढंग से सन्नाटा छा गया। जबर सिंह की लाश की बाती निर्जीव पड़ा ही था। पारो की चीख तो आश्चर्यजनक ढंग से बंद हो गई थी। आंखें फाड़े वह मासूम कली फर्श पर पड़े अपने भाई को देख रही थी, मानो कोई प्रतिमा हो। जोरावर सहित समस्त सैनिकों की दृष्टि महाराज पर टिकी हुई थी। महाराज सिंहासन पर खड़े थे। अचानक गर्वीली आवाज में बोले, इस नमक हराम गुस्ताख को कैद में डाल दो। नहीं, चीख पड़ी पारो, दया करो महाराज, मेरे भाई पर दया करो, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ती हूँ। महाराज, मेरे भाई को छोड़ दो, हम कभी इस राजमहल की तरफ नहीं आएंगे, हम अपना कोई हक नहीं मांगेंगे, हमें माफ कर दो। कहते कहते पारो बुरी तरह रोती और इसी तरह गिड़गिड़ाती रही। क्षमा मांगते मांगते ही पारो की गर्दन भी एक तरफ लुढ़क गई। वह बेहोश हो चुकी थी। यह आप किसकी कहानी सुना रहे हैं नाना जी? विकास ने अपने कथित नाना के चेहरे को देखते हुए कहा। यह पारो कौन थी? जबर सिंह कौन था? वह अत्याचारी महाराज कौन था जिसने निर्दोष जबर सिंह और पारो पर इतने अत्याचार किए? भानु प्रताप कौन था जिसने पारो को धोखा दिया? यही भानु प्रताप सिंह मेरे पिता थे बेटे, अभय सिंह फीकी सी मुस्कान के साथ बोले। भानु प्रताप के पिता यानी मेरे पिता के पिता अर्थात मेरे दादा इतने अत्याचारी थे। और पारो और जबर सिंह? कहते कहते एकदम विकास जैसे चौंका। अरे, क्या आप उसी पारो के लड़के हो तो नहीं? कहीं भानु प्रताप इसी रिश्ते से तो आपके पिता नहीं हैं? बेटे, अभय सिंह के मुंह में एक आह टपकी। काश मैं पारो जैसी देवी का बेटा होता। मैं उनका बेटा नहीं हूँ विकास, उनके बेटे तो तुम्हारे दादा हैं। वही दादा जिनका बेटा विजय आज भारत का सबसे बड़ा जासूस है, जिन्हें राजनगर के ही नहीं बल्कि भारत के सब लोग ठाकुर साहब कहते हैं। क्या बुरी तरह चौंका विकास। ठाकुर साहब? ठाकुर दादा के पिता का नाम भानु प्रताप सिंह है, उनकी माँ का नाम पारो है। यह सब कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ नाना जी। मेरा यकीन करो विकास बेटे, अभय सिंह विकास को प्यार करते हुए बोला। पारो की कोख में उस समय वे ही पल रहे थे जिसे आज लोग विजय के पिता और राजनगर के आईजी के रूप में जानते हैं। भानु प्रताप सिंह और पारो को उस